नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, लास्ट ईयर हमें केरला से एक दिल दहलाने वाला विस्मय डाउरी डेथ केस देखने को मिला था। इस केस में हस्बैंड के ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने अपनी वाइफ को डाउरी के लिए यानी कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया, अपने ससुराल वालों को डाउरी के लिए प्रताड़ित किया। अल्टीमेटली गर्ल ने यानी कि जो महिला थी, जो वाइफ थी, उसने दुखी होकर सुसाइड कमिट कर लिया था। इस केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को, जिसे एक्यूज्ड बनाया गया था, उसे कन्विक्ट करार दिया गया था और साथ ही में 10 वर्षों की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई, 12 लाख रुपए का फाइन भी इम्पोज किया गया था। इसी एक्यूज्ड हस्बैंड ने, इसी कन्विक्ट हस्बैंड ने अपनी इस कन्विक्शन को चैलेंज किया था केरला हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने और ये गुहार लगाई थी कि इसे जो 10 वर्षों की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए और इसको जो है, जो भी केस के फैक्ट्स थे, दोबारा उन्हें रिकंसीडर किया जाना चाहिए। केरला हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करते हुए इसकी जो अपील थी उसे खारिज कर दिया है और ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट का जो भी फैसला था वो एकदम सही था। आज के अपने इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये केस था क्या, इसके फैक्ट्स क्या थे और जानेंगे कि केरला हाई कोर्ट ने क्या क्या बातें कही। साथ ही में हम कुछ लीगल प्रोविजंस भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन से। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ जुडिशरी के स्मार्ट कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन स्मार्ट कोर्सेज में आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी एग्जामिनेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग सभी मेजर माइनर लॉज दिए जाते हैं, लोकल लॉज आपको दिए जाते हैं, प्री की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। साथ ही में हर फ्राइडे आपको मौका मिलता है आपकी फैकल्टीज, आपके मेंटोर से लाइव जुड़ने का, उनसे अपने सवाल पूछने का। सो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, CHAND ये कोड इस्तेमाल करना है जब आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं या फिर हमारी ऐप पे जाकर इस कोर्स के लिए एनरोल करते हैं। अगर आप CHAND का ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये कोर्स एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस, दैट इज़ 10,499 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये ऑफर अभी चल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी PPTs को डाउनलोड करना चाहें, मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस वगैरह पाना चाहें तो आप टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे DM करना चाहें तो इंस्टाग्राम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID को ज्वाइन कर सकते हैं ना। बात करते हैं इस केस की। तो इस केस का नाम है किरण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में अगर हमें अभी की बात करें तो देखने को मिला कि डिवीजन बेंच दैट वाज कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस एंड सोफी थॉमस, उन्होंने कहा कि देयर वाज नो पेटेंट इन्फॉर्मिटी इन द ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट व्हिच हैड फाउंड कुमार गिल्टी ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शंस। कौन से सेक्शंस में इस हस्बैंड को कन्विक्ट किया गया था? 498A दैट इज सब्जेक्टिंग अ वुमेन टू क्रुएलिटी फॉर डाउरी, फिर आता है 306 IPC दैट इज अबेटमेंट फॉर सुसाइड एंड फिर आता है 304B दैट इज डाउरी डेथ। इसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की भी कुछ धाराओं के तहत इस हस्बैंड को कन्विक्ट किया गया था। नाउ सबसे पहले कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस को अगर हम देखें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि 23 वर्षीय युवती जिसका नाम था विस्मया, उनकी शादी होती है। शादी एपेलेंट एक्यूज्ड हस्बैंड से होती है और अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1 वर्ष 21 दिन के बाद यहाँ पर जो महिला थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था। नाउ सुसाइड बाय हैंगिंग इनसाइड हर वॉशरूम या बाथरूम उन्होंने किया था, जो कि अनएबल टू बियर दी मेंटल क्रुएलिटीज और मैट्रिमोनियल क्रुएलिटीज एंड इल ट्रीटमेंट फ्रॉम द हस्बैंड बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डाउरी। अब इसमें हुआ क्या था? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाउरी दी ही नहीं गई थी, वो देना और डाउरी लेना दोनों ही अपराध है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे जो फादर हैं गर्ल के, उन्होंने यहाँ पे कुछ गोल्ड की क्वांटिटी देने की प्रॉमिस किया था, साथ ही में एक गाड़ी देने का प्रॉमिस किया था। लड़के को ना तो गाड़ी समझ आ रही थी, पसंद नहीं आई, और जो गोल्ड की क्वांटिटी देने का प्रॉमिस किया गया था, अक्यूज्ड ने ये आरोप लगाया था कि भाई अगेन गर्ल को ये कहकर क्रूएलिटी दिखाई थी या उसे प्रताड़ित किया गया था कि भाई आपके जो पेरेंट्स ने जो गोल्ड दिया है वो भी प्रॉमिस्ड से कम गोल्ड दिया है। सो ये इस केस के कुछ फैक्ट्स हैं। नाउ इसमें हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है जब वो शादी के 10 दिन बीत जाने के बाद
जब एक्यूज्ड और वाइफ जाते हैं बैंक में लोकर खोलने के लिए, वहाँ पर गोल्ड को वे किया जाता है, तोला जाता है, पाया गया कि जितना गोल्ड प्रॉमिस किया गया था उससे कम था, वहीं पे उसने उससे लड़ना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली जो जॉइंट लोकर खुलवाने के लिए हस्बैंड और वाइफ गए थे, वो लड़के ने अपने नाम पे लोकर खुलवाकर और गोल्ड उसमें रखवाया। एंड इस तरह के फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे फैक्ट्स जजमेंट में जो अभी ऑर्डर आया है ये केरला हाईकोर्ट का, उसमें हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो हस्बैंड है वो फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर करता था, ना केवल अपनी वाइफ को बल्कि उसके घर वालों को भी। उनके घर जाकर भी उसने काफ़ी ज़्यादा सीन क्रिएट करने की कोशिश की। अपने ही जो ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि लड़की के जो भाई थे, उनके साथ भी मारपीट की, उनकी शादी पे नहीं गया एंड इस तरह से प्रताड़ित किया। सो ये सारे के सारे फैक्ट्स इस ऑर्डर में भी हमें देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली लड़की ने परेशान होकर सुसाइड कमिट कर लिया। हस्बैंड का भी यहाँ पर जो पक्ष रखा गया, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। हस्बैंड ने यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दिया वो थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है। हस्बैंड का कहना था कि ये जो लड़की ने सुसाइड किया है ये मेरे साथ बिल्कुल एकदम शी वॉज हैप्पी, ऐसी कोई उसको दिक्कत नहीं थी। सुसाइड जब किया है वो करने की वजह कुछ और थी। कहता है कि जी वो सुसाइड इसलिए किया क्योंकि एक तो जो गर्ल के फादर थे वो उससे बात नहीं करना चाह रहे थे, और दूसरा शी वॉज डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड शी वांटेड टू गेट बेबी, राइट। सो जब ऐसा नहीं संभव हो पा रहा था तो अल्टीमेटली गर्ल ने सुसाइड कर लिया। नाउ इन दोनों ही कंटेंशंस को केरला हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज किया है। केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट द स्टोरी पुट फॉरवर्ड बाय द एप्लीकेंट दैट हर father did not respond to her messages and menstruation against her expectations of pregnancy etc. are not sufficient enough in normal human parlance for a 23-year-old girl to end her life if she was living happily with her husband. So अगर हम ये मान भी लें कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, तो ऐसे में एक 23 वर्षीय युवती जो कि अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह रही थी, हैप्पीली रह रही थी, सिर्फ इन दो वजहों से तो सुसाइड कमिट नहीं करेगी। साथ ही में कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंसेस की बात करें जो कि ट्रायल कोर्ट में दिखाए गए थे, उनसे भी यही साबित होता है कि वाकई में ट्रायल कोर्ट का डिसीजन ठीक था ना। यहाँ पर कुछ लीगल प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे जिनका जिक्र केरला हाईकोर्ट ने भी किया, जिसके ऊपर केरला हाईकोर्ट ने इलेबोरेट भी किया। पहले मैं आपके साथ यहाँ पे 304B दैट इज डाउरी डेथ का ये जो सेक्शन है उसे डिस्कस करना चाहूंगा। 304B कहता क्या है? कहता जी वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अकर्स otherwise than under normal circumstances within the 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death and such husband and or relative shall be deemed to have caused her death. इसकी पनिशमेंट कितनी होती है? Whoever commits dowry death shall be punished with the imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. So now this is the provision जो कि 304 dowry death की बात करता है। इस प्रोविजन को केरला हाईकोर्ट ने थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में हमारे सामने रखा। केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक केस का जिक्र किया दैट इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगेंद्र। ये केस अपेक्स कोर्ट का केस है जहाँ पर अपेक्स कोर्ट ने इस केस में जो 304B है उसके 4 इंग्रेडिएंट्स हमें समझाने की कोशिश की थी। कौन से 4 इंग्रेडिएंट्स है जो अभी हम सेक्शन में पढ़कर आए, वही 4 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर अपेक्स कोर्ट ने हमें समझाए थे। क्या कहा? कहा कि 4 प्रीरिक्विजिट्स फॉर कन्विक्टेड एंड एक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर 304B आर एज फॉलो। कौन से 4 प्रीरिक्विजिट्स हैं? पहला है that the death of a woman must have been caused by burns, so या तो burns के द्वारा डेथ हुई हो या फिर बॉडीली इंजरी के द्वारा डेथ हुई हो और occurred otherwise, क्योंकि इस केस में क्या है कि लड़की ने खुद सुसाइड किया है। occurred otherwise, नाउ ये जो एम्बिट है वर्ड का, ये एम्बिट बढ़ा देता है। अदरवाइज कैसे? मतलब अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में कैसे कि कोई व्यक्ति है उसे कोई डिजीज होता है या फिर
कोई एज रिलेटेड एलिमेंट की वजह से डेथ हो जाती है, वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हो गए। लेकिन अकर्ड अदरवाइज, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से हटकर अगर डेथ हो रही है, उसमें अदरवाइज जब आ गया तो एम्बिट बहुत बड़ा आ गया, जहां पर बॉडीली इंजरी नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बर्न्स ना हो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अदरवाइज में सुसाइड तक आ जाता है। नाउ that such a death must have occurred within a period of 7 years of her marriage. Now ये तो हम सब जानते हैं कि अगर 7 years के बीच में डेथ होती है शादी से लेकर 7 years, तो पहली प्रिजम्पशन इसी तरफ हम लेके जाती है। तीसरा क्या पॉइंट है, दैट द women must have been subjected to cruelty or harassment at the hands of her husband soon before her death. So basically husband या फिर relatives के हाथों cruelty या फिर harassment हुई होनी चाहिए। एंड उसमें हम सब जानते हैं कि क्रुएलिटी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। ऑलराइट, सो इसमें मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी, हर तरह की इमोशनल क्रुएलिटी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड दैट सच अ क्रुएलिटी और हरासमेंट मस्ट हैव बीन फॉर और रिलेटेड टू एनी डिमांड फॉर डाउरी। अब ये भी एक चौथा पॉइंट है क्या, कि क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट जो कि हस्बैंड ने या फिर उसके रिलेटिव्स ने की है गर्ल के खिलाफ, वो किस वजह से की होनी चाहिए, फॉर डाउरी डिमांड्स, यानी कि दहेज की डिमांड को लेकर वो क्रुएलिटी हुई होनी चाहिए। इसमें कोर्ट ने कहा कि 304 आईपीसी मस्ट बी इंटरप्रेटेड कीपिंग इन द माइंड लेजिस्लेटिव इंटेंट टू कर्व द सोशल इविल ऑफ ब्राइड बर्निंग एंड डाउरी डिमांड। सो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि भाई इसका सोशल इंटेंट क्या है इस सेक्शन का, वो है कि हमें इस सोशल लेवल को कर्ब करना है, और उसी तरीके से हमें इस सेक्शन को एक वाइड इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत है। द प्रोसिक्यूशन मस्ट एट फर्स्ट एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर कंस्टिट्यूटिंग एनी ऑफेंस अंडर 304B आईपीसी। और ये जो वर्ड है सून बिफोर, क्योंकि इस केस में ये भी कहा गया था कि सून बिफोर कोई ऐसी हरासमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। नाउ व्हाट इज दिस सून बिफोर, आपने अभी देखा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि सून बिफोर हर डेथ, क्योंकि इस केस में सून बिफोर एक क्वर्ल जरूर हुआ था, एक छोटा सा झगड़ा जरूर हुआ था, कोई फिजिकल हरासमेंट या फिर इस तरह की कोई हरासमेंट और नहीं देखने को मिलती। ये कंटेंशन दी गई थी हस्बैंड की तरफ से कि भाई हमारी तो जब उस लड़की ने सुसाइड किया, इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस में उसके फादर से बात हुई, उसके फादर ने उसको कुछ कर्स किया मैसेज के रूप में, और उसने वो डिलीट कर दिया। बाद में उस लड़की ने कहा कि मुझे अभी रात को ही अपने फादर से मिलने के लिए जाना है। लड़के ने मना किया और अल्टीमेटली इनका थोड़ा बहुत उसको लेकर खिटपिट हुई और लड़की ने जाके सुसाइड कर लिया, ऐसा इस लड़के ने कहा था ना। उसका कहना था कि कोई क्रुएलिटी सून बिफोर मैरिज तो सून बिफोर सुसाइड तो है ही नहीं ना। यहां पर कोर्ट ने कहा कि ये सून बिफोर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्या ये इमीडिएटली बिफोर द सुसाइड है या डेथ है, इसको थोड़ा सा हम यहां पर देखेंगे। यहां पर कहा गया that the phrase soon before as appearing in section 304B IPC cannot be construed or constructed to mean immediately before, यानी कि immediately before ही कोई क्रुएलिटी हुई होनी चाहिए, डेथ से immediately before कोई क्रुएलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। The prosecution must establish the existence of proximate and live link between the dowry death and cruelty or harassment for dowry demand by husband or his relatives। Now इसमें क्या है, देखिए इसमें ऐसा इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कुछ इवेंट इस तरह से हुए कि यहाँ पर हरासमेंट हुई या क्रुएलिटी हुई, उसके बाद काफ़ी समय तक लेट्स से 2 महीने 1 महीने बिल्कुल सब सही जाता रहा, उसके बाद फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि इसी हरासमेंट से लिंक्ड था फॉर डाउरी, कि लड़की ने सुसाइड कर लिया या उसकी डेथ हो गई। अगर ये लिंक इस्टेब्लिश कर दिया तो दैट इज इनफ। इसमें सून बिफोर आपको ये नहीं दिखाना कि डेथ या फिर सुसाइड से जस्ट इमीडिएटली बिफोर पहले कुछ हुआ उसकी वजह से यहाँ पे डेथ हुई, ऐसा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डाउरी की, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें क्या डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई भी एक बात हमें आज यहाँ पर करनी है ना। डेफिनेशन ऑफ डाउरी क्या कहता है, इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ यहाँ पर एक शब्द जो दिया गया है दैट इज गिवन, या तो दे दी गई हो कोई प्रॉपर्टी या फिर अग्रीड टू बी गिवन। लड़के ने ये भी कहा कि भाई कोई ऐसी अग्रीमेंट हुई नहीं थी डाउरी की ना, उसको समझना बहुत जरूरी है ना।
क्या कहता है? इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाउ बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, या तो एक पार्टी ऑफ द मैरिज खुद दूसरी पार्टी ऑफ द मैरिज को कोई प्रॉमिस करे कि भाई शादी के बाद या शादी के टाइम पे हम ये देंगे, राइट। दूसरा क्या है? बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन टू ईदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन एट और बिफोर और इमीडिएटली और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टी। सो बेसिकली क्या हो गया, एक पार्टी, जैसे मान लीजिए ये दो पार्टीज हैं, लड़का हो गया और लड़की हो गई, या तो ये आपस में अग्री कर रहे हैं कि भाई ये शादी के एवज में दिया जाएगा, या फिर इससे जुड़े हुए जो भी रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो अग्री कर रहे हैं इनसे जुड़े हुए रिलेटिव्स वगैरह को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शादियों में इंडिया में क्या होता है, लड़का लड़की आपस में थोड़ी ना डील करते हैं या बात करते हैं, वो लड़के लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, खास करके क्योंकि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो जो घर के जो पुरुष होते हैं वो ऐसे मामलों में सारा कुछ तय करते हैं कि शादी में क्या दिया लिया जाएगा। इसमें भी केवल लड़का लड़की के मदर फादर ही करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि और जो बड़े डोमिनेटिंग रिलेटिव्स होते हैं, कहीं पे मौसा हो गए, मामा हो गए, फूफा हो गए, वो सब आ जाते हैं पिक्चर में, राइट। सो एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन यहाँ पर रखी गई है कि भाई शादी के कनेक्शन में कुछ भी देना लेना या तो तय हुआ या फिर दिया लिया जा रहा है, वो सब डॉरी में आ जाएगा। कोई भी मूवेबल या प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो सब आ जाएगा, राइट। सो वो यहाँ पर कहा गया ना, बट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन्स टू हुम मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई। सो बेसिकली जो डावर है या फिर मेहर है वो डावरी की डेफिनेशन से बाहर है। नाउ there need not be any agreement for giving dowry as laid by the apex court in AP versus राजगोपाल असावा। ये अब यहाँ पर समझने वाली बात है। क्या कहा गया कि there need not be any agreement for giving the dowry as laid down by apex। now please understand, हमने अभी देखा कि अग्रीमेंट हो या फिर दिया गया हो, अग्रीमेंट भी होना जरूरी नहीं है। शादी के बाद में भी कुछ मांगा जा रहा है और दिया जा रहा है, वो भी डाउरी हो गई। अब देखिए, शादी के समय पर या तो दे ही दिया गया हो कि भाई ये गाड़ी ले दी या फिर गोल्ड दे दिया, वो तो डाउरी है ही, नेचुरल सी बात है। या अग्रीमेंट हो गया कि भाई शादी के एक दिन बाद, एक साल बाद हम ये सारी कुछ चीज़ें देंगे। अब वो शादी के बाद दी जा रही हैं, लेकिन अग्रीमेंट तो पहले हो गया ना। अब कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अगर ये अग्रीमेंट नहीं भी है, अगर शादी से पहले अग्रीमेंट नहीं भी है, बाद में भी डिमांड की जाती है और बाद में दिया जा रहा है, वो भी डाउरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ना दोबारा समझते हैं कि देयर इज नो नीड to be any agreement for giving dowry as laid down by the apex court. The argument, there has to be an agreement at the time of marriage in view of the words agreed to be given occurring in section 2 of the Dowry Prohibition Act, and in the absence of any such evidence it would not constitute a dowry is not tenable, since the amended definition of dowry in section 2 of the act includes not only the period before and at the time of marriage but also period subsequent to the marriage. Now यहाँ पर यही बात होती है कि लड़के को जो बाद में गाड़ी चेंज करने की बात हुई थी, क्योंकि इस केस में हमने देखा कि लड़के को जो गाड़ी मिली वो पसंद नहीं आई, उसने कहा कि मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए, गोल्ड भी कम है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो अग्रीमेंट की बात, इसने कहा कि भाई जो दूसरी गाड़ी की बात हो रही है वो दहेज माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो उसका कोई अग्रीमेंट हुआ था शादी के टाइम पे, ना ही शादी से पहले उसे दिया गया था। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अग्रीमेंट पहले ही हो, अगर शादी के बाद भी कुछ गिफ्ट लिया या दिया जा रहा है जो कि दहेज में आ जाएगा। सो वो यहाँ पर क्योंकि जो अमेंडेड डेफिनेशन है उसमें क्या कहा, उसमें हमने अभी देखा कि जो अमेंडेड डेफिनेशन है उसमें, हाँ ये रहा, सो एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। सो ये भी है कि कुछ बाद में दिया जा रहा है, आफ्टर द मैरिज दिया जा रहा है, वो भी डाउरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। सो ये इन दिस केस ऑन हैंड इवन इफ देयर वाज नो डिमांड फॉर डाउरी, कहाँ गया ये देखिए ना, क्या कहता है, इवन if there was no demand for dowry before or at the time of marriage as pleaded by the appellant or applicant, the subsequent demand made by him is sufficient to attract the definition of dowry under section 2
सो बेसिकली वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई जो बाद में चीज़ें दी जा रही हैं, जिसके बारे में बाद में शादी होने के बाद में डिमांड उठाई जा रही है, वो भी डाउरी की डेफिनेशन में आ जाएगा, चाहे उसकी डिमांड शादी के समय रखी गई थी, अग्रीमेंट शादी से पहले या शादी के समय हुआ था या फिर नहीं हुआ था, इट डज नॉट मैटर। ये दो लीगल पहलू हमें यहाँ पर कवर करने ज़रूरी थे। आई होप कि आपको ये दोनों लीगल पहलुओं पर क्लैरिटी आई होगी। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।